Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So, it's 14th of September 2024. Without getting delayed, let's get started. हमारी पहली खबर क्या कहती है? ED seizes cash bullion from premises linked to Bihar IAS officer. Basically, बिहार के एक आईएएस ऑफिसर को लेकर के उनके लिए एक केस सामने आया जिसमें ये देखा गया कि वो आईएएस ऑफिसर मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखे हैं. सो इसी रिस्पेक्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्ट अपनी एक्टिविटीज करते हुए उन्होंने कुछ कैश बुलियंस को सीज किया है, मतलब कि अपने पास रखा है. हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस एक्ट को यूज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं. सो समझते हैं प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग को. प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्ट है जिसे हमने 2002 में इनेक्ट किया था. इसका काम है हम इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, साथ के साथ प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करने का राइट प्रोवाइड करना. होता क्या है कि एक इकोनॉमी में एक एक्ट होता है जिसे बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल एक्ट है जिसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने 2002 में प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पास किया. जो एक्ट अथॉरिटीज को राइट देता है या उन्हें पावर देता है किसी भी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का, सीज करने का, सर्वे कंडक्ट करने का. It aims to combat money laundering related to illegal activities such as drug trafficking, smuggling and terrorism financing. इस एक्ट के थ्रू हम ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल स्मगलिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से जो पैसा आता है ना, उस चीज को रोकने के लिए हम ये एक्ट लाए हैं. हमारे लिए जरूरी हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग को समझना. बार बार मैं एक टर्म यूज कर रही हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, सो उसे एक बार समझ लेते हैं. होता क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि जैसे कि कुछ गलत एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी से पैसा आया. सपोज मैंने ड्रग्स बेचे, वहां से पैसा आया. सो जो वो पैसा है ना वो डर्टी मनी है या फिर इलीगल मनी है. सो उस इलीगल मनी को, डर्टी मनी को घुमा फिरा कर कहीं से घुमा के और फिर मेन इकोनॉमी में लाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है. इसके लिए क्या होता है, डर्टी मनी इज एक्वायर्ड थ्रू इलीगल मीन्स. टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने बाहर से पैसा मंगवा लिया, या फिर हमने ड्रग को स्मगल कर दिया, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट कर दी जो कि इलीगल है, उसके थ्रू हमने पैसा कमाया. क्रिमिनल लॉन्डर्स द मनी वेयर सोर्सेज आर डिस्गस्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक्स. उसके बाद इस पैसे को जो क्रिमिनल्स रहते हैं ना, वो अलग अलग तरह की लेयरिंग करते हैं. क्या करेंगे वो लोग, कई बार इतने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखा देंगे कि सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि ये मनी लीगल मीन से आया है या इलीगल मीन से है. और फिर उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है. उस बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया, फिर उस पैसे के थ्रू क्लीन इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं. सपोज कहीं पे रियल स्टेट में पैसा लग गया या कहीं किसी अलग अलग एक्टिविटीज में पैसा लगा दिया जाता है. इस तरह से जो डर्टी मनी है उसे क्लीन मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इस कन्वर्टिंग में 3 प्रोसेस फॉलो की जाती है, दैट इज प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन. प्लेसमेंट मतलब पहले वो पैसा इकट्ठा करना. मान लो हमने ड्रग्स दिए, स्मगलिंग की, टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए पैसा दिया, इस तरह से हमने पैसा इकट्ठा किया. फिर उस पर लेयरिंग करना. लेयरिंग करने के लिए अलग अलग मीन्स यूज होते हैं. लेयरिंग करना मतलब कि उस इलीगल मनी को बैंक में लाने के लिए हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं कि किस तरह से वो पैसा सही नजर आए. लेयरिंग करने के लिए हम पहला क्या करेंगे, स्ट्रक्चरिंग. स्ट्रक्चरिंग मतलब बड़े अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड करके शो कर देंगे कि भाई ये पैसा यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है. इस तरह से भी हम मनी को, इलीगल मनी को बैंक्स में ला सकते हैं, पहला. दूसरा, शेल कंपनीज के थ्रू. शेल कंपनीज मतलब कि ऐसी कंपनीज जो कि सिर्फ इलीगल मनी एक्वायर को
कन्वर्ट करके वाइट करने के लिए ही बनाई गई है। कंपनीज का क्या काम क्या होता है? कुछ प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना, ट्रांजैक्शंस करना। लेकिन शेल कंपनीज मतलब कि झूठी कंपनियां जो सच में कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें नाम मात्र के लिए रजिस्टर करवाया गया है ताकि मनी को हम किसी जगह से लाएं, उस कंपनी में दिखाएं और फिर वहां से हम बैंक्स में डिपॉजिट करें। सो इस तरह से शेल कंपनीज का यूज करके हम मनी की लेयरिंग करके उसे बैंक्स में ला सकते हैं। और तीसरा जो वे है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करके भी कहीं ना कहीं जो पैसा है उसे दिखाया जा सकता है कि वो लीगल सोर्स से ही अचीव किया गया है। फिर उसके बाद क्या होगा? पैसे के ऊपर लेयरिंग कर दी गई और फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। उससे लीगल काम को करने के लिए उस पैसे का यूटिलाइज होने लगेगा। सो यही जो इलीगल एक्टिविटीज है ना, इनको बंद करने के लिए, इनको रोकने के लिए हमने प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाया है। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। सपोज कोई क्रिमिनल है, किसी ने ये एक्टिविटीज कंडक्ट की, सो इस एक्ट में हमने प्रोविजंस बना रखे हैं कि कौन सी एक्टिविटीज इलीगल कहलाएंगी, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, उन सबको एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है। देन अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर देने का राइट और पावर हम लोग अथॉरिटीज को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली अगर किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसा लग रहा है कि ये जो मनी है ना ये इलीगल मीन्स से है या फिर वो पैसा शक के दायरे में आ रहा है, तो जरूरत है कि बैंक्स उस पैसे को, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करें, पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट करें ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। Then fourth is designated authority and appellate tribunal। बेसिकली क्या होता है कि हम इस एक्ट के ही अंतर्गत अथॉरिटीज भी बनाए हैं जो कि इस पूरे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगी। साथ के साथ अगर हम पीएमएलए एक्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो उसके लिए हमने अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाया है। अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिर से रजिस्टर करवा सकते हो, अपने आप को फिर से बता सकते हो कि क्या सिचुएशन थी। ऑब्जेक्टिव्स देखें तो प्रिवेंशन, डिटेक्शन, कॉन्फिस्केशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मतलब कि हमें मनी को प्रिवेंट करना है कि मनी लॉन्डर हो ही ना, डिटेक्ट करना है कितना अमाउंट कहां से घूम करके हमारी मेन इकोनॉमी में एंटर किया है, कॉन्फिस्केट करना और फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना। बेसिकली जो मैंने अभी शेल कंपनीज का एग्जांपल दिया था कि हम अलग अलग शेल कंपनीज बनाते हैं मनी को लॉन्डर करने के लिए, सो उस वक्त पे मेजरली जो शेल कंपनीज है ना वो किसी फॉरेन कंट्री में ही स्टैब्लिश की जाती हैं। सो इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बढ़ाने के लिए हमने प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सामने लाया है। सो दिस वॉज अबाउट दिस एडिटोरियल। बेसिकली एक न्यूज आई थी कि बिहार के आईएएस की कुछ प्रॉपर्टीज और कॉइन्स को सीज कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। सो हमारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग इंपॉर्टेंट हो गई यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने उसके सारे प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Center tells probe panel to submit its report on Manipur violence by November 20। Basically मणिपुर में बहुत लंबे समय से वॉयलेंस चल ही रहा है। बीच में 4-5 महीने की शांति आई थी, बट अगेन अभी फिर से हमें मणिपुर वाले स्टेट में बढ़ता हुआ वॉयलेंस नजर आ रहा है। सो उसी के रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई गई थी, 3 मेंबर कमीशन ऑन इंक्वायरी, जो कि पूरे वॉयलेंस को अच्छे से कंसीडर करना, क्यों वॉयलेंस हो रहे हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, कौन इनको फंड कर रहा है, इन सारी चीजों से रिलेटेड इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए हमने कमीशन बनाया था। इस कमीशन को हमने पिछले साल बनाया था, उसको अपनी रिपोर्ट पहले ही सबमिट करनी चाहिए थी, बट कंटिन्यूअसली इस रिपोर्ट को लेकर के डिले होता जा रहा है। ये कमीशन अपनी इंक्वायरी को कंप्लीटली कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा है। सो रिसेंटली हमने उन्हें नई टाइमलाइन दी है कि नवंबर 20 तक आपको अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करनी है। नेक्स्ट इज infiltration has taken place in Santhal Pargana, state government support less than expected center। बेसिकली हम सब जानते हैं झारखंड की जियोग्राफी या झारखंड की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से कनेक्टेड है, देखी जा सकती है। तो
झारखंड स्टेट का जो संथाल परगना है, कहीं ना कहीं उस स्टेट में इनफिल्ट्रेशन की एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफिल्ट्रेशन मतलब कि इलीगल माइग्रेंट्स, बांग्लादेशी हो या किसी और कंट्री से हो, वो माइग्रेट करके उस रीजन में आ रहे हैं। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि वहां की जो पॉपुलेशन का कह सकते थे रेट है या जो कंपोजिशन है, वो हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां 1951 में वहां पे एससीज की पॉपुलेशन 51%, 44% थी, अब वो घट करके 21% हो गई है। मतलब कि इतना मेजर परसेंटेज कंपोजिशन में चेंज क्यों है? क्योंकि इनफिल्ट्रेशन जैसी एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो रिसेंटली सेंटर ने एक बात कही है कि जितना सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, माइग्रेंट्स को रोकने के लिए, उतना एक्सपेक्टेड सपोर्ट झारखंड की गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमें संथाल परगना में बढ़ता हुआ इन्फिल्ट्रेशन नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, इकोनॉमी पर बर्डन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट्स के पास अपना कोई जरिया थोड़ी होता है कमाने का, वो तो गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आएंगी उसके थ्रू उनको बेनिफिट्स मिले, उन्हें खाना मिले, पीना मिले, शेल्टर मिले, तभी तो जाके वो अपनी जीवनी काटेंगे, मतलब कि उन्हें रहने का सोर्स मिलेगा। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर बर्डन बढ़ेगा। दूसरी चीज, रिसोर्सेस भी ज्यादा एक्सप्लॉइट होंगे। क्या? क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे अपने सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, अगर इनफिल्ट्रेशन के थ्रू माइग्रेंट्स बढ़ जाएंगे तो रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉइटेशन बढ़ ही जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो पॉलिसीज फॉर्म करने में गवर्नमेंट को भी चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेट डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा हमारे पास। सो कई सारे चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट इनफिल्ट्रेशन के कारण फेस करती है। माइग्रेशन जब बढ़ता हुआ नजर आता है हमारी कंट्री में, मतलब कि दूसरी कंट्री से लोग माइग्रेट करके हमारे यहाँ आके रह रहे हैं, वो भी इलीगली, तो उसकी वजह से कई सारे चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट इज बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन। बेसिकली ये पूरा एडिटोरियल जो है वो ट्रांस पर्सन्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि हिस्टोरिकली बहुत पहले समय से और लंबे समय तक ट्रांस पर्सन्स को कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, उनके अगेंस्ट कई सारी चीजें रही है, सोसाइटी ने उनको एज इट इज नहीं एक्सेप्ट किया है। हम हमेशा सिर्फ दो ही आइडेंटिटीज को रियल आइडेंटिटीज मानते हैं, दैट इज मेल और फीमेल। समटाइम्स बढ़ते हुए समय जैसे जैसे समय पास हो रहा था और ट्रांस पर्सन्स की पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना, वैसे वैसे उनके अगेंस्ट एक्ट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सो अभी समय की जो डिमांड है ना वो ये है कि एटलीस्ट आप लोग ट्रांस पर्सन्स को एज अ ह्यूमन कंसीडर करो। फैसिलिटीज, इक्वालिटी, ये सब तो बात की बात है, पहले एज अ ह्यूमन बीइंग तो उनको कंसीडर किया जाए। बात की जा रही है कि वो रियल है ही नहीं, अगर रियल नहीं है तो क्या है? इसलिए जो हिस्टोरिकली हमें उनके अगेंस्ट चीजें नजर आई है ना, कई बार क्या होता था कि ऐसे ऐसे एक्ट्स लाए गए, ऐसे ऐसे लॉज लाए गए कि उनके लिए सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक और बहुत चैलेंजिंग हो गई। एक तो ऑलरेडी वो लोग अपने बायोलॉजिकल कंपोजिशन के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, ऊपर से सोसाइटल प्रेशर भी उनके ऊपर इतना ज्यादा आ जाए, सोसाइटी का प्रेशर भी इतना ज्यादा आ जाए, तो कैसे इंसान इजीली अपनी लाइफ को जी सकता है? सो इसलिए जरूरत है कि हम ट्रांस पर्सन्स को भी एज अ ह्यूमन बीइंग कंसीडर करें। उनकी जो बायोलॉजी है वो किस तरह से वर्क कर रही है, क्यों कर रही है, उसके लिए वो इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो जरूरत है कि हम अपने डिस्क्रिमिनेशन को कम करें और उनको भी मेन स्ट्रीम में ले आए। नेक्स्ट इज द शॉक ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सॉल्यूशन। बेसिकली इस एडिटोरियल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिस्कशन किया गया है। रिसेंटली इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हो गया, या फिर
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया या स्मार्ट सिटीज हो गया, ये सारी जो स्कीम्स हैं वो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करती हैं। जैसे गति शक्ति हो गया, उसके अंतर्गत हम अलग अलग इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर्स बढ़ाएंगे। शिपमेंट में जो टाइम लगता है उसको कम करने की बात करें, लॉजिस्टिक में हम अपनी लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने की बात करें। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की बात की जाती है इन स्कीम्स में, और इंडिया ने बेहतर किया भी है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, बट कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जैसे पहला चैलेंज ये है कि कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डिले देखने को मिल रहा है। मेजर प्रोजेक्ट्स डिले होते जा रहे हैं किसी ना किसी वजह से। पहला चीज डिलेइंग प्रोजेक्ट्स। दूसरी चीज ये है, इंडिया में अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या कुछ भी कंडक्ट करना है तो उसके लिए अलग अलग जगह से अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है। कहीं से कोई साइन लेके आना पड़ता है, कहीं से कोई अप्रूवल लाना पड़ता है। सो इनके चलते एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म नहीं है अवेलेबल, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कम डेवलप हो रहा है, या फिर ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चैलेंज साबित हो रहा है। दूसरी चीज, तीसरा चीज ये है कि जो फंडिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम बोल तो दे रहे हैं कि हम इतना इतना बजट है, इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स आधे में ही रोक दिए जा रहे हैं। द रीजन इज फंड्स अवेलेबल नहीं है। सो ये सारे जो चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के, उसमें हमें काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सॉल्यूशन भी दिया गया है कि जरूरत है कि हम एक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच को अपनाएं, उसके अंतर्गत हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात करें। क्या कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे लिए कितनी प्रायोरिटी रखते हैं, किस वक्त उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, कितनी उसमें फंडिंग लगेगी, साथ के साथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, मतलब कि जिस वक्त वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे सो उनके मैनेजमेंट में भी पूरा हमें इंटीग्रेटेड सबका रोल नजर आना चाहिए। तब जाके जो हमारे ये स्कीम्स है ना, गति शक्ति हो गया, लॉजिस्टिक हो गया या मास्टर प्लान हो गया, ये सारी स्कीम्स तब जाके अपने एपेक्स लेवल पर वर्क करेंगी और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अल्टीमेट लेवल का डेवलप हो पाएगा। सो इस एडिटोरियल में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस को देखा और उससे रिलेटेड जो एक सॉल्यूशन बताया गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच को अपनाया जाए। देन नेक्स्ट इज वेदर गॉड्स। इस वेदर गॉड्स एडिटोरियल में मिशन मौसम को लेकर के डिस्कशन किया गया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने मिशन मौसम स्टार्ट किया है, जो कि वर्क करेगा मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। मतलब कि मीटेरोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग से संबंधित काम करने में के लिए उसको और भी एक्यूरेट डाटा और लोकलाइज्ड डाटा प्रोवाइड करने के लिए हमने मिशन मौसम स्टार्ट किया है। इंडिया के अंतर्गत मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करता है, न सिर्फ सीजनल बल्कि डे टू डे वेदर को भी प्रिडिक्ट करने में, प्रोवाइड करने में ये रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ कोल्ड या फिर सिर्फ बारिश के बारे में बताने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अलग अलग कंडीशंस को ये प्रिडिक्ट करता है। सो ये जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी खासियत है, बट अभी जरूरत है कि हम उसमें और भी ज्यादा एक्यूरेसी लाएं। एक्यूरेसी मतलब एकदम करेक्ट डाटा को प्रिडिक्ट करें। सो उस चीज के लिए हमने मिशन मौसम लॉन्च किया है, जो कि एक्यूरेसी और प्रिडिक्टेबिलिटी को एकदम करेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट इज एक्यूज्ड हैज राइट टू बी साइलेंट ड्यूरिंग इंटरोगेशन जज। बेसिकली अभी जो अरविंद केजरीवाल जी का बेल को लेकर के केस चल रहा था, उसी के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज का एक स्टेटमेंट आया है कि राइट टू बी साइलेंट इज अ, मतलब कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसके ऊपर कोई आरोप लगाए गए हैं, उसके पास राइट रहता है कि वो चुप रह सकता है। अगर इस राइट को डिस्कस किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 ये राइट प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 20 में 3 सब पार्ट्स कह सकते हैं। पहला, नो डबल जीओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है तो आप अगर आपने एक बार उसको
उसके क्राइम की सजा सुना दी है, तो वो उसने अगर अपनी सजा को पूरा कर लिया, बस खत्म। अब बार बार उसी केस को लेके आप बार बार उसको सजा नहीं सुना सकते। नो डबल जियोपार्डी, मतलब कि एक ही क्राइम के लिए मल्टीपल टाइम्स आप सजा नहीं सुना सकते, पहला चीज। दूसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि इंडिया में एक पर्सन अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसी के अंतर्गत आता है राइट टू साइलेंट, हमें चुप रहने का भी अधिकार है। जिसके अगर हमारे खिलाफ कोई, मान लो हम एक्यूज्ड है, हमने कोई क्राइम किया है, सो ड्यूरिंग इंटरोगेशन, चाहे वो जुडिशियल इंटरोगेटरी हो, चाहे वो पुलिस के कस्टडी में इंटरोगेशन हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हमें अपने खिलाफ स्टेटमेंट देना ही है। हमारे पास राइट है कि हम चुप भी रह सकते हैं। Then next is rights group slam center over delay in filling NHRC post। बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंतर्गत देखा गया है कि जो पोस्ट हैं वो कहीं ना कहीं वैकेंट है। इसकी अगर मेंबरशिप की बात करें तो 1 चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स की ये बॉडी रहती है, ठीक है। रिसेंटली जून से लेकर के अब तक 3-4 महीने का टाइम पीरियड हो गया, लेकिन अब तक चेयरपर्सन की पोस्ट खाली ही रही है, उसे फिलअप नहीं किया गया है। तो उसी कुछ चीज को लेकर के क्वेश्चन सामने उठ रहे हैं कि क्यों इतना डिले हो रहा है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट की को क्यों वैकेंट रखा गया है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो इंडिया की ग्लोबल लेवल पर इमेज है वो डाउन होती जाती है, कि इंडिया प्रॉपर इंटरनेशनल के जो कन्वेंशंस हैं कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कन्वेंशन है, उसको इंडिया फॉलो अप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल इंडेक्सेस आते हैं कहीं ना कहीं उसमें इंडिया की रैंकिंग कम होती हुई नजर आती है। सो हमारे लिए एनएचआरसी को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ से रिलेटेड इक्वलिटी और डिग्निटी, इन तीनों चीजों को इंश्योर करने के लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया है। इसे हमने स्टैब्लिश किया था 12 अक्टूबर 1993 को। इसके लिए एक्ट बनाया था जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मतलब कि एनएचआरसी क्या हो गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। साथ के साथ अगर बात करें कंपोजिशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक चेयरपर्सन और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। इसका चेयरपर्सन यूजुअली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बनाया जाता है। रोल्स एंड फंक्शन की बात करें तो ये एक सिविल कोर्ट जितने पावर्स अपने अंतर्गत रखता है, मतलब कि जो काम सिविल कोर्ट कर सकता है वही काम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कर सकता है। Empowered to utilize the services of central or state government officers or investigation agencies for investigating human rights violation। मान लो कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो यूटी हो, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, एनएचआरसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को, अथॉरिटीज को, ऑफिशियल्स को यूज कर सकता है अपने इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। साथ के साथ इसके लिए एक प्रोविजन भी है कि जो इसका केस है ना, मतलब कि कितने टाइम पीरियड का केस ले सकता है। अगर कोई केस 1 साल के अंतर्गत हुआ है तो वही केस ये सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले के केस, मान लो 10-12 साल पहले मेरे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है, तो मैं एनएचआरसी के पास वो केस नहीं लेकर जा सकती। अगर उस केस को 1 साल का ही समय हुआ है तभी वो एनएचआरसी में फाइल किया जा सकता है, अदरवाइज उसे नहीं किया जाएगा। थर्ड थिंग इज, इसका जो फंक्शन है ना वो रिकमेंडेटरी है। इन्हीं रोल्स एंड फंक्शंस के कारण हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं एनएचआरसी को लेकर के। पहला चैलेंज ये है कि ये ना किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाए गए, तो भी ये उस पर्सन को, इंस्टीट्यूट को पनिशमेंट नहीं दे सकता है, पहली चीज। दूसरा चीज, टाइम पीरियड, मतलब कि सिर्फ 1 साल के अंतर्गत किए गए क्राइम्स को ही, किए गए वायलेशंस को ही ये फाइल कर सकता है, उसके पहले के केसेस का क्या। सो ये भी एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज, जो भी इसकी डिसीजंस रहते हैं वो बाइंडिंग नहीं रहते।
कुछ भी चीज अगर ये बोल रहा है तो वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, दैट आर नॉट बाइंडिंग ऑन एनी अथॉरिटी। सो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा फेस किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया ब्रॉडेन्स डायलॉग विद इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। वी ऑल नो बांग्लादेश की सिचुएशन कुछ चेंज हुई, वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल एक सिचुएशन आई, जो वहां की हेड है शेख हसीना जी, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। अब करंटली वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है जिसके हेड है मिस्टर यूनुस जी, और उन्हीं से हमारे अब डायलॉग्स को बढ़ाने की, ब्रॉडन करने की बात की जा रही है। India literacy in Australia can unlock bilateral potential. Basically, recently 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कंडक्ट करवाया गया। उसके अंतर्गत देखा गया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कई सारे मैरीटाइम सेक्टर्स में कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि हो गया अवेयरनेस को हो गया, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गया, रीजनल एंगेजमेंट हो गया। इन सब सेक्टर्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बहुत बेहतर तरीके से एक साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बट कुछ और भी एरियाज हैं जिस पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की जो लोकेशन है वो इंडियन ओशियन तक लिमिटेड है, बट ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो 2 ओशियंस के बीच में लाई करता है। एक तरफ उसके इंडियन ओशियन, दूसरे तरफ है पैसिफिक ओशियन। सो दोनों कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है ना वो ये है कि कहीं ना कहीं ओपन सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन को रखा जाए, मतलब कि जो वहां पे ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज रहती हैं इन सबको ओपन एंड फ्री फॉर ऑल रखा जाए, उस रीजन में किसी का भी डोमिनेंस ना हो। सो इस सेक्टर में जो है दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एग्रीमेंट साइन किए गए हैं ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। बट फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA दोनों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। बट कहीं ना कहीं जो ये ऑस्ट्रेलिया की वो है इंस्टीट्यूट की एक CEO है, उनका मानना ये है कि ऑस्ट्रेलियंस ने अभी इंडियन के साथ ट्रेड करना सीखा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इंडियंस के साथ कैसे लिंकेजेस बनाए जाए, किस तरह से ट्रेड एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाए। सो जरूरत है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया लिटरेसी को बढ़ाया जाए, किस तरह से इंडियन चीजों को टैकल करना है, हैंडल करना है, उन्हें कैसे ट्रेड करवाना है, इस तरह की चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा कॉपरेशन कम देखने को मिला है। जरूरत है कि हम ऑस्ट्रेलिया साइड से एक प्रोग्राम चलाएं, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोग्राम चलाएं जिसका नाम हो इंडिया लिटरेसी, जिसके तहत हम लोगों को इंडियंस को लेकर के लिटरेट करें, ताकि जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के बीच में वो हमें बढ़ते हुए नजर आए। देन नेक्स्ट इज पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम्ड श्री विजयपुरम सेज अमित शाह। जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अमित शाह जी, उन्होंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत हम हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल सिटी दैट इज नोन एज पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर विजयपुरम करने वाले हैं। बेसिकली पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, और ये शो करता है अंग्रेजों की जो यहाँ पे कुछ नामकरण या इस तरह की चीजें रह गई है ना उसको शो करता है। सो हमने डिसाइड किया है कि अब हम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुरम रखेंगे, श्री विजयपुरम रखेंगे। श्री विजया का कहीं ना कहीं ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जब इंडिया अपने लिए लड़ाई कर रहा था उस टाइम पे श्री विजया जी का इन्वॉल्वमेंट फ्रीडम स्ट्रगल में देखा गया था। उन्हीं के नाम पर हम बात कर रहे हैं, अपने अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज फ्लड्स में कट जूट प्रोडक्शन बाय 20%। हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल और असम वाले रीजन में फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो उसके कारण एक्सपेक्टेड है कि जो जूट का प्रोडक्शन है वो पहले से 20% की कम उसमें कटौती देखने को मिल सकती है। ये था आज के न्यूज़पेपर के बारे में। अब हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन इज चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो अमित शाह जी हैं
उनको पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था, बट उन्हें अब फिर से रीइलेक्ट कर दिया गया है नेक्स्ट टेन्योर के लिए। इसके अंतर्गत क्या है ना, पार्लियामेंट जैसे कई सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज रहती है, सिमिलरली एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। अभी जो आज क्या है, हिंदी दिवस भी है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इंडियन लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए वर्क कर रही है। वो चाह रही है कि हर एक इंडियन लैंग्वेज का उतना ही ग्रोथ हो, उतना ही प्रमोशन हो। सो उन्होंने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज को शो किया है कि जो मदर टंग, जो क्लास 5th तक के बच्चे होंगे उनको मदर टंग में ही एजुकेशन देने का प्रोविजन भी रखा गया है। Shri Amit Shah served as chairperson 2020 from 2019 to 2024. He aims to ensure that by 2047 all government work in India is done in Indian languages. उनका मानना ये है कि 2047 तक जितने भी गवर्नमेंट वर्क हो रहे हैं वो सारे इंडियन लैंग्वेजेस में ही कंडक्ट हो। फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड की बात करें तो 1976 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के थ्रू हमने इस कमेटी को फॉर्म किया था। इसके 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। इसका पर्पस क्या है, हिंदी यूजेस को रिव्यू करना और ऑफिशियल पर्पस में हिंदी को कहीं ना कहीं एसेस करना कि उसे और कैसे ग्रो किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज मिशन मौसम। मिशन मौसम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। सॉरी, मैंने इस आज के लेक्चर में पहले मिशन मौसम को डिस्कस करते वक्त मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक गलत मिनिस्ट्री बोल दी थी इसके लिए। अब याद रखने वाली चीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही इम्प्लीमेंट करेगी मिशन मौसम को। मिशन मौसम के अंतर्गत हम मौसम से रिलेटेड सभी फॉरकास्टिंग और नाउकास्ट को प्रोवाइड करने को और भी ज्यादा एक्यूरेट करने की बात कर रहे हैं। फॉरकास्ट मतलब आने वाले समय में किस तरह का मौसम होगा उसको बोला जाता है फॉरकास्ट। नाउकास्ट मतलब अभी करंट टाइम पे क्या मौसम की सिचुएशन उसे बोला जाता है नाउकास्ट। उन दोनों चीजों को एक्यूरेटली लोगों तक बताने के लिए हमने मिशन मौसम स्टार्ट किया है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। पहले भी मौसम से रिलेटेड अलग अलग मिशंस लाए गए थे, जैसे कि 2014 में मिशन प्रोजेक्ट मौसम लाया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आ रहा था। इंडियन ओशियन रीजन में कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए हमने प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया था 2014 में। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। कोई भी इंसान मौसम को देख करके टिक कर सकता है वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज को, लेकिन याद रखने वाली चीज है 2014 में प्रोजेक्ट मौसम लाया गया था जो कि कल्चर से लेकर जिसका कनेक्शन कल्चर से था। देन नेशनल मिशन मॉनसून मिशन भी हमने लॉन्च किया था 2012 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी इंडियन मॉनसून और रेनफॉल को और भी ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शन के लिए बनाया गया था। देन नेक्स्ट इज तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तापी पाइपलाइन एक नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इन 4 कंट्रीज का मिक्स्ड कोलैब पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। तुर्कमेनिस्तान से लेकर के इंडिया के फजिल्का तक इस नेचुरल पाइपलाइन की कनेक्टिविटी को लेकर के बात कर रहे हैं हम लोग। इससे इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया विल अकाउंट फॉर 9% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन while its share in global production will remain 5%। 2035 तक की बात की जा रही है कि उस टाइम पे इंडिया का क्या कंजप्शन लेवल होगा और प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। हमारे लिए तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि 4 नेशंस को मिलकर के हमने नेचुरल गैस पाइपलाइन को बिछाने की बात करें, जिसमें इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है फजिल का वो इसमें इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। इंडिया ने ओमान के साथ मिलकर के रिसेंटली ईस्टर्न एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज को कंडक्ट किया है। ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट की जाती है।
बेसिकली इस तरह की एक्सरसाइजेस इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे को समझने के लिए और एक साथ मिलकर काम करने को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट होती है जिसे बोला जाता है नसीब अल बहार। ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट होती है आर्मीज के बीच में जिसे बोला जाता है अल नगा। और ईस्टर्न ब्रिज तो एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है। ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करता है ओमान के साथ। देन कुर्क्यूमा उंगा मेनेसिस, ये एक टर्मरिक की सिस्टरहुड है, कह सकते हैं हल्दी का एक अलग स्पीशीज हमें मिला है जिसका नाम है कुर्क्यूमा उंगा मेनेसिस। ये जो कुर्क्यूमा उंगा मेनेसिस है ना, researchers have identified a new cousin of the turmeric in Nagaland which has been given the name curcuma unguensis। याद रखने वाली चीज है कि ये कुर्क्यूमा मतलब कि जिंजर फैमिली को बिलोंग करती है और ये एक टर्मरिक की ही स्पीशीज है जिसे हमने कहाँ खोजा है, नागालैंड में। इस तरह के टर्म्स यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि ये क्या है या किससे रिलेटेड है, सो इसे याद रखने की जरूरत है। This was all about today. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट सबसे पहले मिल पाए और यूपीएससी की जर्नी और भी इजी हो पाए। थैंक यू सो मच।